नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं हेल्प डेस्क। भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को अलग अलग तरीके से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां तो कभी काम का प्रेशर। ऐसे में तनाव होना आम बात है। कभी कभी इस तनाव का असर प्रेगनेंसी पर भी देखने को मिलता है, जिससे मिसकैरेज की संभावनाएं काफ़ी होती है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि मिसकैरेज के कारण आखिर है क्या। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी लॉस पर, मतलब मिसकैरेज होने के क्या क्या रीजंस है, कॉज है, सिम्टम्स इत्यादि के बारे में, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को बचा सके। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है एक बार फिर से डॉक्टर अनन्या दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर, जैसे कि मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस के बाद ये जो घटना है, एक परिवार के लिए, एक महिला के लिए, एक कपल के लिए काफ़ी दुखद घटना होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मिसकैरेज क्या है, इससे हमें समझाइए। मिसकैरेज यानी अबॉर्शन काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। जैसे कि आपको पहले शुरुआत होना, हम यहाँ पे सिम्टम्स और क्या होता है अबॉर्शन दोनों को साथ में बात करते हैं। जैसे कि आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हुआ, थोड़ी सी ब्लीडिंग आई, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं, है ना। यहाँ पे मैं प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन को रोक सकती हूँ। यहाँ पे मैं आपकी जो ब्लीडिंग है उसे रोक सकती हूँ, आपकी डिस्कम्फर्ट जो है उसे रोक सकती हूँ। इसके बाद होता है कि ब्लीडिंग का बाहर आना बढ़ जाना। फिर होता है कि ब्लीडिंग के साथ जो भी अंदर बच्चा वगैरह है उसका भी नीचे आना शुरू हो जाना। और फिर आता है कि नीचे से भी बाहर आ गया है। अब इसकी बहुत सारी स्टेजेस हुई ना। एक था कि जब शुरुआत हुई और एक था जहाँ से हम पीछे वापस नहीं जा पाए। तो एक रिवर्सिबल स्टेज थी और एक इरिवर्सिबल स्टेज थी। कहाँ से अवॉइड कर सकते हो, कहाँ से अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसलिए अबॉर्शन का जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता जो जानती नहीं है इस बारे में, उसे तो ये लगता है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन किसी को नहीं पता किसके साथ हो सकता है। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो 70% महिलाओं का एक अबॉर्शन तो होता ही है। और इसलिए उनको इस बारे में जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत ही दुखद भरा समय होता है, ये बहुत ही तनावपूर्ण समय भी बन जाता है उनके लिए। और अगर मान लीजिए किसी महिला का एक से ज़्यादा अबॉर्शन हुए हैं तो उसके लिए एक अलग ही ट्रॉमा रहता है वो, कि मैं प्रेगनेंसी मेरी क्यों नहीं रुक रही है, कैसे नहीं हो रहा है। तो अपने डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचिए। अगर आपको कोई भी तरीके की समस्या है तो आप अकेले कुछ चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन सब चीज़ें नहीं कर सकती हैं। और फ्रैंकली आपको पता ही नहीं होगा कि कब नॉर्मल है पेट में दर्द होना और कब नहीं है। जब यूट्रस का साइज़ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो हल्का सा दर्द रहता है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकती घर पे बैठ के कि ये नॉर्मल वाला दर्द है या अबॉर्शन वाला दर्द है। इसलिए आपको आके दिखाना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी, एक टेस्ट करके, कुछ एग्जामिनेशन करके आपको बता सकती हूँ कि आप सेफ़ हैं या नहीं है। उससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं। अगर आप सिर्फ घर पे रहेंगी तो किसी ने आपको एग्जामिन नहीं किया, किसी ने टेस्ट नहीं किया, और ये प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, अगर वो अबॉर्शन का पीरियड है तो प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बारे में जानना ज़रूरी है। क्या क्या रीजंस होते हैं मिसकैरेज होने के? एक तो सबसे बड़ा रीज़न, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन हुआ है तो एक हम देखते हैं कि जो अबॉर्शंस हुए टोटल नंबर, उसमें हमने एग्जामिन किया कि क्यों हुए। तो एक तो कॉज है कि मैटरनल इंक्रीज एज, मतलब कि जो मदर थी उनकी उम्र, जब वो प्रेग्नेंट हुई तब वो ज़्यादा उम्र थी, तो उसमें थोड़ा हार्मोनल सपोर्ट की उनको प्रॉब्लम हुई, नेचुरल हार्मोनल सपोर्ट की। सेकंड है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी उसमें बच्चे को कोई तकलीफ़ थी तो नेचर ने उसे अपने आप एलिमिनेट किया है। अगर प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, उसमें कोई कमियां रहती हैं, तो नेचर अपने आप उसको ख़त्म करती है। लेकिन ये नहीं है कि जितने अबॉर्शन होते हैं सबके सब उसी वजह से होते हैं। बहुत सारे अन्य कॉजेज़ भी होते हैं अबॉर्शन के। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है पहले 3 महीने में, भारी सामान उठाना, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट बॉर्न है आप उसे लेके गोद में काफ़ी चलती हैं। बच्चे, अगर आप 8-9 महीने का बच्चा भी समझते हैं आपका पहला, तो उसका कम से कम वज़न 7 किलो 8 किलो तो रहेगा ही।
तो 7 किलो का बच्चा लेके अगर आप दिन भर चल रहे हैं तो 7 किलो वज़न आप लेके चल रहे हैं। अगर आप भारी सामान उठाती हैं, आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करती हैं, तो ये सब फिज़िकल स्ट्रेस की तरह काम करता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन होता है तो अब ये इन्फेक्शन जो होता है, अक्सर जो महिलाओं के बहुत सारे अबॉर्शंस हुए रहते हैं, 2 से ज़्यादा वगैरह, तो हम उनमें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों हुए हैं, 2 अबॉर्शन क्यों हुए एक साथ में पहले के महीनों में ही। अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उसमें हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम आपको टेस्ट करते हैं। सो अगर हमें सोर्स पता चल जाता है तो मैं आपको उसकी दवाई आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले उस दवाई को देके इन्फेक्शन को रोक सकती हूँ। इस प्रेगनेंसी में अगर मुझे पता चल रहा है तो मैं आपको स्टेरॉइड्स वगैरह देके उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकती हूँ। इसलिए ये आपके अगर अबॉर्शन हुए हैं तो उसको ऐसे मत समझिए कि हर अबॉर्शन नेचर ने एलिमिनेट किया है और इस बार अच्छी प्रेगनेंसी रहेगी। अगर उसमें कोई मालफॉर्म चाइल्ड था तो भी वो पता करना ज़रूरी है ना, क्यों मालफॉर्म था, क्योंकि हमें एक अच्छा बेबी तो चाहिए है। तो अच्छा बेबी होने के लिए हमें क्या स्टेप्स करनी है वो हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए इन्वेस्टिगेट करना, डॉक्टर के पास पहुंचना और खुद के सिम्टम्स घर में समझना कि क्या अलार्मिंग साइंस है वो ज़रूरी है। किन महीनों में ज़्यादा होता है इसका खतरा? एक तो मैंने बताया कि जिनके उम्र ज़्यादा बड़ी हो, 34 से अगर उम्र ज़्यादा है तो उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो एक वो बात होती है। दूसरी बात होती है कि अगर आपके पहले से एक अबॉर्शन दो या दो से ज़्यादा अबॉर्शन हो चुके हैं तो आपको पहले अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें उसके पहले, क्योंकि उनमें थर्ड की होने के भी चांसेस है अगर 2 हो चुके हैं तो। नेक्स्ट होता है कि अगर आपका फ़िज़िकल, जैसे मैंने कहा कि आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों में अब होता है हमारा नेक्स्ट अबॉर्शन होता है कि 3 मंथ्स के बाद हुए वाले। 3 मंथ्स के बाद के जो अबॉर्शन होते हैं उनके कॉजेज़ थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब होता है कि मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि हमारा यूट्रस का एक भाग है जो हमारा वजाइना में खुलता है। ये यूट्रस है और नीचे से एक भाग होता है जो हमारा वजाइना में खुलता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्विक्स है ना, जब इसका मुंह एकदम टाइटली बंद होता है तो यूट्रस का कुछ चीज़ बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि ये पूरा सील कर देता है। इंटरनल एक क्लोजर होता है और एक एक्सटर्नल क्लोजर होता है, जैसे दोनों दरवाज़ों को वो बंद कर देता है। अगर ये पार्ट सर्विक्स का इनकम्पिटेंट रहा, जैसे कि समझिए छोटा सर्विक्स है या फिर लूज़ है, ये वाला एरिया उनका इनकम्पिटेंट है, तो जब बेबी जैसे ग्रो होना शुरू करेगा, तीसरे महीने के बाद थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है, तो तब वो प्रेशर डालता है यूट्रस पे। उसके पहले तो बहुत छोटा रहता है। सो तब के टाइम पे जब वो बढ़ना शुरू करता है तो हमारी सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा और रास्ता खुलने लगेगा और समय से पहले उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जैसे चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें इतने महीनों में जब होता है तब। इसलिए आपको चौकन्ना रहना ज़रूरी होता है और इसलिए हम प्रेगनेंसी में आपकी नंबर ऑफ़ विज़िट्स जो है हम मॉनिटर करते हैं कि एटलीस्ट इतनी विज़िट्स होनी चाहिए, एटलीस्ट इस समय आप आके दिखा देने चाहिए। क्योंकि इस समय जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो सिर्फ बच्चे की धड़कन है या नहीं इतना नहीं देखते हैं, या सिर्फ माँ को कंप्लेंट्स है या नहीं देखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, क्योंकि इस वक्त से किसी वक्त में मुझे ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी, दिमाग का विकास हो, जिससे अगर उसका कुछ चेंजेस हो के बच्चा का अबॉर्शन होने वाला है पहले 3 महीने में तो मैं अवॉइड कर दूं, कोई डेफिशिएंसी से ना हो अबॉर्शन। उसके बाद जब मदर आती है तो मैं उसकी सर्वाइकल लेंथ की स्क्रीन करती हूँ, जैसे मैंने बताया। उसमें मैं देखती हूँ कि सर्वाइकल लेंथ कैसी है। इन्हें कोई इसलिए तकलीफ़ हो या ना हो, आपको आके दिखाना ज़रूरी होता है कुछ समय। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है और आप अपनी विज़िट्स को स्किप कर रही हैं तो हो सकता है कि जब आपको तकलीफ़ होना शुरू हो तब तक थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाए और फिर मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो उस प्रेगनेंसी को बचाना और आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला कि जिनकी उम्र बढ़ी रहती है वो, तो क्या मुझे बताइए कोई 36 साल की महिला प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती? नहीं, हो सकती है। तो उनकी प्रेगनेंसी में मैं क्या क्या करूँगी? पहले तो मैं उनको हार्मोनल सपोर्ट दूँगी। आपके नेचुरल हार्मोन्स के भरोसे नहीं रहूँगी, क्योंकि उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है तो
नेचुरल सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है, चांसेस काफ़ी रहते हैं। सो मैं वेट ही नहीं करूँगी आपको कि आपको कोई तकलीफ़ शुरू हो, मैं आपको पहले से एक्सटर्नल हार्मोनल सपोर्ट देना शुरू करूँगी, आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर वेल करूँगी। क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं ना कि अगर कोई महिला नहीं प्रेग्नेंट हो पाती जल्दी, कोई महिला नहीं होना चाहती जल्दी, तो सिर्फ उम्र की खातिर वो रश नहीं कर सकती, उसे खुद प्रिपेयर होना ज़रूरी है उस प्रेगनेंसी के लिए। सेकेंड होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो बेबी वीक है, प्रेगनेंसी वीक है, तो नेचर उसे नेचुरली अवॉइड करता है। सो उसमें भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि पहले 3 महीनों में बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी का विकास शुरू होता है। तो उसके लिए वो डिफेक्ट्स ना हो, जैसे कि दिमागी तौर पे बच्चा अच्छा रहे, उसे कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसे कोई तब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे दिमाग बनना ढंग से शुरू ना हो, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ़ ना आए। तो उसके लिए मैं आपको पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स शुरू करती हूँ। अभी फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो आती हैं उसके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आने लग गए हैं। सो महिला की ज़रूरत के हिसाब से हम उसे देते हैं। इसलिए अपनी फर्स्ट विज़िट को मिस मत करिए। आपको जैसे ही पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, आके मिलिए। हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होते हुए कहीं और हो, जिसे हम एक्टोपिक कहते हैं, मतलब कि यूट्रस के बाहर कहीं भी, ट्यूब में है, ओवरी में है, इंटेस्टाइन के कोई पार्ट में है, ये कहीं भी हो सकती है। अब ये वाली जो प्रेगनेंसी होती है, जो भी यूट्रस के बाहर की होती है, उसमें वो भी उसको हार्मोन सपोर्ट नहीं रहता। अगर इंटेस्टाइन वगैरह में है, अगर वो ट्यूब में है, मोस्ट कॉमन एरिया, तो ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी है तो उसे जगह ही नहीं मिलेगी, इतना सा ट्यूब होता है, बढ़ते बढ़ते वो इतना होगा फिर फट जाएगा। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी सिर्फ 50% चांस रहेंगे प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि एक ट्यूब जो ओवरी से कनेक्ट करता है अंडे को यूट्रस से, वो पाथ ही पूरा डिस्टर्ब हो गया है और एक ही साइड का प्रेजेंट है। सो 50% चांस नहीं है तो 50% है ऐसा। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम शुरुआत में अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपनी फ़र्स्ट विज़िट जल्दी पे करें। बिकॉज फर्स्ट विज़िट में मैं स्कैन करके देखती हूँ कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। फर्स्ट विज़िट में मैं आपका वेट समझती हूँ कि आपका कैसा वेट है, एडिक्वेट है या नहीं है, कितना बढ़ना चाहिए, एस्टिमेटेड वेट कितना होना चाहिए आपका प्रेगनेंसी में। अगर आपका वेट पहले से ही ज़्यादा है तो मैं आपको अलग चार्ट दूंगी, न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है। उम्र ज़्यादा है तो हार्मोन सपोर्ट कैसा रखना है, पास्ट हिस्ट्री है अबॉर्शंस की तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस करा के, कौन सी दवाइयाँ दे के, कैसे काउंसल करना है, कैसे प्रेगनेंसी को आगे प्रोटेक्ट करना है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़। ये इसमें प्रेगनेंसी का हार्मोन शुरुआत में बढ़ता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है। तो शुरुआत में एकदम से पकड़ में नहीं आता है कि ये ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है या फिर आप GTD है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़। इसके लिए स्कैन करना ज़रूरी होता है, ये स्कैन में समझ में आता है। अगर आप सिर्फ UPT करके मुझे बोलेंगे प्रेगनेंसी है, तो UPT बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, जिसमें से एक है कि प्रेगनेंसी अभी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। एक्टिवली पॉजिटिव रहता है तो गहरी लाइन आती है, अगर थोड़ा कम होता है, फेंटली पॉजिटिव होता है, तो मुझे डाउट आता है कि प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, प्रेगनेंसी की लोकेशन यूट्रस से बाहर है क्या। दो चीज़ों से मैं काफ़ी चीज़ें समझ सकती हूँ। लेकिन इससे जो थोड़ी बेहतर इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है सोनोग्राफी और ब्लड से की हुई बीटा HCG की रिपोर्ट। ये दोनों से, ब्लड से की हुई से मुझे काउंट समझ में आ गया बीटा HCG का कि कितना बढ़ा है। जैसे मैंने कहा कि ट्विंस प्रेगनेंसी में, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ता है और GTD में ज़्यादा बढ़ता है, तो तब भी कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अगर मैंने देख लिया पहले स्कैन में, मैं समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ है, प्रेगनेंसी किस तरीके की है, हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, नेक्स्ट फॉलोअप कब रखना है, नेक्स्ट हार्ट बीट कब तक आ जानी चाहिए, नहीं आती है तो कब मैं उसे एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहती हूँ, कब मैं उसे मिस्ड अबॉर्शन कहती हूँ, ये सब कुछ। इसलिए हमें पहली विज़िट करना ज़रूरी होता है। GTD एक काइंड का कैंसर टाइप की चीज़ है, जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा महंगी दवाई हम देते हैं।
इसका रिज़ल्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हमें मॉनिटर करना पड़ता है। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें भी मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि वो ब्लड में चेंजेस करती हैं। इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर लेकिन इट ऑकर्स। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वॉज रेयर, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, सेक्सुअल एक्सपोजर आज के ज़माने में, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ अबॉर्शंस की हिस्ट्री बढ़ रही है, हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री बढ़ रही है, इन सब चीज़ों से हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। इसलिए कई सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोर्ट डॉक्टर के पास सही टाइम पे करें तो। अगर आप पहले ही रिपोर्ट मेरे पास लेट करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को मुझे निगलेक्ट कर देना पड़ता है। जैसे कि आपका फर्स्ट स्कैन, एंटी स्कैन मिस हो जाना, या फिर आपका फर्स्ट स्कैन मिस हो जाना जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपके प्रेगनेंसी की उम्र क्या है। आपका प्रेगनेंसी 6 हफ्ते का है, 5 हफ्ते का है, 8 हफ्ते का है, कितने हफ्तों का है। हो सकता है पीरियड्स आगे पीछे हों आपके, हो सकता है आपका लेट इम्प्लांटेशन हुआ हो। ये सब कुछ समझ में मुझे नहीं आएगा। फिर हार्ट बीट कब तक आ जानी चाहिए। हो सकता है आपके पीरियड्स के हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी की उम्र 10 हफ्ते हो लेकिन उसकी असल उम्र सिर्फ 7 हफ्ते हो या फिर 6 हफ्ते हो, ऐसा। तो मैं कब तक और रुक सकती हूँ, कब तक मुझे और उम्मीद देनी चाहिए आपको। इन सब चीज़ों के लिए आपको फर्स्ट रिपोर्ट डॉक्टर के पास जल्दी करना है और ख़ुद के अलार्मिंग साइन समझना है, क्योंकि आप अवॉइड तो तभी करोगे ना जब आपको खुद को पता है कि क्या अवॉइड करना है। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो आप अवॉइड किस चीज़ को करोगे। अच्छा, आपने बताया कि जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं उनको ज़्यादा ये चांसेस होते हैं, तो क्या कम उम्र की शादी में भी उतने ही चांसेस होते हैं? हाँ, जैसे बहुत सारे रीजंस मैंने बताया ना। कुछ रीज़न तो होते हैं कि इडियोपैथिक, मतलब उसका रीज़न ही नहीं पता क्यों है। एक अबॉर्शन तो सब हो ही जाता है, या तो महिला खुद करवा लेती है या तो हो जाता है। सो एक अबॉर्शन तो आपको मिलेगा ही काफ़ी महिलाओं की हिस्ट्री में। कम उम्र की महिलाओं में भी हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। चांसेस थोड़े वेरिएबल रहते हैं। हम अभी मोस्ट कॉमन किस में है उस बारे में मैंने बात करके आपको बताया था कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वैसे उनके चांसेस मिसकैरेज के बढ़ते जाते हैं और उनके चांसेस कंसीव होने के भी थोड़े कम होते जाते हैं। ये दोनों मैंने आपको अपने फर्स्ट इनफर्टिलिटी के चैप्टर में बताया था इस बारे में। अच्छा, 2 से 3 बार अगर मिसकैरेज हो रहा है तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी कैसे प्लान करनी चाहिए? अपने डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट होने के पहले ही जाके मिलिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ दवाइयाँ हम प्रेगनेंसी के पहले ही दे देंगे। सो थोड़ा इम्यूनिटी उस तरीके से काम करे। अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे वो बहुत बढ़े रहेंगे, क्योंकि बॉडी का काम होता है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी उसको लगती है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह आता है कोई, तो वो फॉरेन तरीके से उसको डिटेक्ट करती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तो इस दौरान अगर बेबी रहता है इन्फेक्शन के दौरान तो बेबी के अबॉर्ट होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आके मिलिए डॉक्टर से। इसके काफ़ी ट्रीटमेंट भी आपने बताए, तो क्या इसके लिए भी एक्सरसाइज वगैरह क्या कुछ होती है? अबॉर्शन के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। के लिए कोई एक्सरसाइज उसके लिए नहीं होती है। अगर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कोई विगरस एक्सरसाइजेस कर रही हैं, स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रही हैं, तो वो मैं रोक दूंगी कम्प्लीटली फॉर 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा चलो मत, बहुत ज़्यादा टाइम खड़े मत रहो। तो एक्सरसाइज का जो रोल है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं आता है। और उसके बाद वाले अबॉर्शंस में उसके बाद वाली प्रेगनेंसी में भी अगर मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ तो वो आपकी काफ़ी सारी कंडीशंस को देखते हुए बताती हूँ। लाइक मिनिमल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी कि लेटे लेटे कैसे आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। अगर आपका सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की हिस्ट्री थी पहले तो उसका भी ट्रीटमेंट है। अगर आप सही वक्त पे अपने डॉक्टर से आके मिलती हैं तो सर्वाइकल एनसर्क्लाज यानी कि ऑस टाइटनिंग, यानी कि जो रास्ता आपका इनकम्पिटेंट था, खुल जा रहा था, उसमें हम एक टाँका मार देते हैं। वो टाँका मार के मैं आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हूँ पूरे 9 महीने तक, जब तक बेबी सेफ पीरियड में नहीं आ जाता डिलीवर होने के खातिर, जब वो बाहर आके अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता तब तक मैं वो ऑस को टाइट रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अब आपको डिलीवरी का समय आ गया है या फिर अब आपको पेन्स आने शुरू हो गए तो मैं उस टाँके को नीचे से खोल दूँगी। ऑस में
टाँका लगाना एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके करते हैं, दर्द नहीं होता है, एनेस्थीसिया देके करते हैं, पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाती है जिससे बच्चे को हार्म हो। थोड़े से रिस्क होते हैं क्योंकि वो एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रेगनेंसी को सपोर्टिव उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अपोज करने वाले पॉइंट्स थोड़े से कम हैं। और जब टाँका खोलना होता है तो वो नॉर्मल ऐसे ही हो सकता है, उसके लिए आपको ऑपरेशन टेबल पे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नीचे से मुझे टाँके को खोल देना होता है और वो भी पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें आपको दर्द नहीं होता है, प्रेगनेंसी को हार्म तब भी नहीं होता है, बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इस तरीके से आपकी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है यानी कि 4th 5th मंथ में होने वाले अबॉर्शन जो होते हैं, समय से पहले 7 मंथ्स में जो अबॉर्शन हो जाते हैं, उसे रोका जा सकता है। अगर आपको ऐसे अबॉर्शंस हुए हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए हैं 4th 5th 6th 7th मंथ में, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास 7th मंथ में या 6th मंथ में मत पहुंचिए, उसके पहले ही पहुंचिए। अगर इसके पहले आपका एक अबॉर्शन भी ऐसा हुआ है जो 3 मंथ से ऊपर कभी भी हुआ है, तो आप अब डॉक्टर के पास शुरुआत से अपनी विजिट्स वैसे रखिए। तो डॉक्टर आपके प्लान करके आपको बताएंगे कि अभी इस हफ्ते में आपका टाइट करने का ऑपरेशन करना है, इस हफ्ते में आपको कौन सी दवाइयाँ देना है, कौन से हफ्ते से आपको एकदम रेस्ट पे रख देना है, ये सब। अच्छा, किसी ने अगर मेडिकली करवाया, गर्भपात हुआ है, तो ऐसा कैसा जाने कि वो बराबर क्लियर हुआ है नहीं है, कुछ रहा है? बेनिफिट इसका यही है ना, जब डॉक्टर दवाई देते हैं तो उसको मॉनिटर भी करते हैं पूरा, दवाई के क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, किस तरीके से बाहर आ रहा है, एग्जामिनेशन करके देखना कि रास्ता बंद हुआ है या नहीं हुआ है, खून कैसा जा रहा है, अंदर कुछ जमा है क्या, डिस्चार्ज करने के पहले या फिर जब आपको रिपीट चेकअप के लिए बुलाते हैं तब आपका एक बार स्कैन करके देखना कि अंदर कुछ पार्ट रह गया है क्या, ये सब कुछ। बॉडी का भी मैंने बोला ना कि बॉडी का जो भी नॉर्मल नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ वो रिएक्शन करती है। तो अगर कोई अंदर पार्ट रह जाएगा तो वो कुछ रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन मैं क्लिनिकली उसे असेस करूँगी कि कैसे पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, उससे समझूंगी। इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, इसलिए आपको अबॉर्शन होने के बाद भी हम बुलाते हैं कि 2 हफ्ते बाद एक बार रिपीट चेकअप आके कराना, सोनोग्राफी करके दिखाना। अच्छा डॉक्टर, मिसकैरेज के बाद भी कुछ ध्यान रखना चाहिए किसी का, किस तरीके से करे वो? यूट्रस एक मिनी डिलीवरी जैसे आप समझ लीजिए, अगर बच्चा बाहर निकला है तो यूट्रस को तब भी टाइम चाहिए हील होने के लिए, माँ को टाइम चाहिए समझने के लिए। ये मन में रहता है माँ के पहला अबॉर्शन होने के बाद कि मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए है, लेकिन आप कम से कम 2 महीने का वेट करें और फिर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। 2 महीने तक या तो आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लें, या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर भी रहे हैं तो समझिए कि 2 महीने अगर ना भी हो तो ठीक है, आपके प्रेगनेंसी को, आपके यूट्रस को तो हीलिंग पीरियड चाहिए है। अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है 2 महीने में तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये काफ़ी सारे फैक्टर से रिलेटेड है कि एक तो पर महीने भी हमारे 14% अराउंड चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, और दूसरा आपकी उम्र पे, आपके AMH पे से बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है ना, तभी हम वो सारे टेस्ट कर लेते हैं डॉक्टर, रीज़न ढूंढने के लिए। अच्छा, ऐसी कौन सी सिचुएशन आए जब हमें पता चलना चाहिए कि हमें अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर आपको दर्द होना शुरू होता है पेट में तो उसका वेट मत करिए कि अपने आप शांत हो जाएगा तो मैं शायद डॉक्टर की विजिट अवॉइड करूँ। हाँ, अगर आपको दर्द होना शुरू होता है तो आप ये मत सोचिए कि ये शांत हो जाए तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, या फिर हो सकता है अपने आप ही ठीक हो जाए तो जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दर्द होता है वो आप डॉक्टर के पास जाइए। थोड़ा भी अगर स्पॉट ऑफ ब्लीड भी आने शुरू होते हैं वजाइना से, डॉक्टर के पास जाइए। अब एक और चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम। हाइपर यानी ज़्यादा, एमेसिस यानी उल्टी होना, ग्रेविडरम यानी कि प्रेग्नेंट स्टेट को ग्रेविडरम कहते हैं। प्रेगनेंसी में उल्टियाँ तो होती ही हैं। अब वो उल्टियाँ आपकी आगे बढ़ने वाली हैं या उतनी ही रहने वाली हैं, आपको कैसे पता? और उससे आपकी डाइट के भी चेंजेस होने शुरू होते हैं, आप खाना पीना नहीं करते हैं। अब यहाँ से फ्लो चार्ट में आपको बताती हूँ। आप उल्टी कर रहे हैं, आपकी उल्टी समय के साथ बढ़ रही है। उल्टी आप करते रहेंगे तो आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा जितने बार आप उल्टी करेंगे। दर्द पेट में ज़्यादा होना शुरू होगा, तब भी आपको स्पॉट्स ऑफ ब्लीड हो सकती है, तब भी आपका पेट दर्द हो सकता है, बेबी आपका वॉट हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपकी उल्टियाँ रहीं तो। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि। सेकेंड है, आपकी उल्टियाँ हो रही हैं या उल्टी जैसा सेंसेशन भी अगर आपको हो रहा है
तो आप खाना पीना नहीं करने वाली हो ढंग से, क्योंकि एवरी फूड का साइट भी मतलब अगर आपका फूड आपके सामने आता है तो भी आपको उकासी आती है, या फिर आप अगर फूड की स्मेल करते तो भी आपको उल्टी आती है। अगर आप फूड खा भी रहे हो या फिर पानी जूस वगैरह भी ले रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूँ ज़्यादा, थोड़े थोड़े में आप रुक जाते हो। तो अगर आपका न्यूट्रिशन बराबर नहीं होगा तो बच्चे में क्या जाएगा, वीक प्रेगनेंसी हो गई, वीक प्रेगनेंसी अबॉर्शन। तीसरी चीज़ हो गई कि आपने अपनी उल्टियों को ध्यान में ही नहीं रखा, आपको लगा कि ये तो होती हैं, ये तो नॉर्मल ही है, और अब वो बढ़ने लग गई है। सेम फ्लो चार्ट फिर से फॉलो हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड का, और फिर से अबॉर्शन हो जाएगी। सो प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना नॉर्मल है, हाँ, लेकिन इसका कॉज जानना भी नॉर्मल है। वो प्रेगनेंसी के कारण हो रही है या और कोई इन्फेक्शन था, जहाँ पर हमारा फोर्थ फ्लो चार्ट आ जाता, कोई और इन्फेक्शन था, कोई और आपका तकलीफ थी जिसके कारण उल्टी हो रही है। अदरवाइज़ भी लोगों को उल्टी होती है ना, प्रेग्नेंट वो नहीं रहे तो भी, पेट की कोई तकलीफ है, इंटेस्टाइन की कोई तकलीफ है उसके कारण, या और कोई लिवर मार्कर्स की भी तकलीफ है उसके कारण। तो इसलिए अपनी कंडीशंस को खुद से घर में मॉनिटर करना शुरू करें, पहली बात। और प्रेगनेंसी की उल्टियों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि उल्टी कंट्रोल नहीं हो सकती। अब हम आपको आपकी हैबिट्स में क्या चेंजेस करके आप कंट्रोल कर सकती हैं वो भी बताएंगे। मॉर्निंग में उठ के आप जली टोस्ट को अपने सिर के पास रखिए, उसकी स्मेल से थोड़ा सा शांत होती है उल्टी। तुरंत उठ के भागा दौड़ी मत करिए मॉर्निंग में, 20 मिनट्स आप सिर्फ लेटे रहिए, फिर 10-15 मिनट्स सिर्फ बैठो, उस टोस्ट को सूंघो, काम डाउन करो, और फिर धीरे से अपना पैर बाहर रखो 10-15 मिनट्स बाद, तो वो हड़बड़ी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में जो होती है उसके बारे में मैं आपको अलग से बोल रही हूँ कि सिर के बाजू में जली हुई टोस्ट रखो मॉर्निंग में, लेट धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ो। साथ में मैं आपको दवाइयाँ भी देती हूँ जिससे आपकी उल्टी का सेंसेशन कम रहे, तो आप खाना पीना कर सको। देखो लिक्विड्स में उतना वोमिटिंग जैसा नहीं लगेगा, आपको नॉजिएटिंग नहीं लगेगा। सो अपनी लिक्विड डाइट्स आप रख सकते हैं, दाल का पानी पियो, जूस पियो, दूध पियो, सूप पियो, ये सब करिए। पानी अपना हाइड्रेशन बराबर रखिए। आपको मैं दवाइयाँ ऐसी दूंगी जिससे वोमिटिंग का सेंसेशन भी कम हो और वोमिटिंग भी कम हो, तो आपको भूख बेहतर लगेगी और आप खाना खा पाओगे। हमेशा हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को दिए जाते सिरप्स दिए जाते, मल्टीविटामिन के टैबलेट वगैरह जो भी दिए जाते, वो कितना अहम रोल प्ले करती है? विटामिन की टैबलेट नहीं होती, वो फॉलिक एसिड होती है। फॉलिक एसिड इज़ अ विटामिन। सो हम सारे विटामिन नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में, दिस इज़ अनदर थिंग। जब रिकमेंडेड होता है हम तभी देते हैं उसको कि इस महिलाओं को ज़रूरत है, इसलिए इन्हें विटामिन सी दो, इसलिए इन्हें मल्टीविटामिन दो। आजकल आपने काफ़ी देखा होगा कि डॉक्टर्स विटामिन सी और मल्टीविटामिन ऐड कर रहे हैं बिकॉज कोरोना बाहर इतना फैला हुआ है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में हम इतना नहीं देते थे पहले कि विटामिन सी दो, जब ज़रूरत होती थी सिर्फ तभी उन्हीं महिलाओं में देते थे। लेकिन फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो हम हर महिला में देते हैं, वो ज़रूरी है प्रेगनेंसी में देना, इसलिए देते हैं। सिरप वगैरह भूख थोड़ा बढ़ने के लिए ऐसे ये भी हर किसी को नहीं देते हैं, कुछ महिलाओं में अगर ज़रूरी है तो ही देते हैं, हर किसी में नहीं दिया जाता है। अच्छा, जो फैट वुमेन्स होती है उनमें क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के, ऐसा कुछ है? इसके रीजंस वेरियस है ना, इंटरनल रीजन ज़्यादा हैं। आपके हार्मोन्स का होना, आपका न्यूट्रिशन बराबर होना। अगर आप अंडर नरिश्ड हैं या फिर माल नरिश्ड हैं, या फिर अगर आप ओबीज भी हैं, तो ओबेसिटी एक काइंड ऑफ बैड न्यूट्रिशन हुआ ना, कि आपका प्रोफाइल बेकार है। लेकिन फॉर्चुनेटली ओबीज फीमेल्स में आपको अबॉर्शन की हिस्ट्री उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको अंडर नरिश या माल नरिश में मिलेगी। बीएमआई एक बड़ा फैक्टर है प्रेग्नेंट होने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी सेफली कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी हद तक आपका मैनेज हम मेडिकली कर पाते हैं अगर आप सही टाइम पे पहुंचते हैं तो। लाइक आपका फॉल्स वेट गेन ना करवाना, हमें आपका वेट गेन नहीं, बच्चे का वेट गेन सही हो, ये सब करवाना। आपकी डाइट को मॉडिफाई करें, वैसा करना मुश्किल है लेकिन हम कर पाते हैं। तो दर्शकों बिल्कुल भी चिंता ना करें और जो बातें आपको डॉक्टर अनन्या दीक्षित ने बताई है उन्हें ज़रूर फॉलो करें।
और दोस्तों, आपके जहन में ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप निसंकोच मैसेज कर हमारे नंबर पर, जो कि नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने मैसेज द्वारा उससे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार।